प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। अपना आज का प्रकरण है आपदा प्रबंधन भाग 2, डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। आपदा प्रबंधन में हम लोगों ने आपदा क्या है, आपदा बच्चों छोटी हो बड़ी हो, आपदाएं तो आपदाएं ही होती है। आपदाओं के प्रकार, आपदाओं का स्वरूप तथा विस्तार और आपदाओं के परिणाम, इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 आपदा प्रबंधन वीडियो 1 में सीखा था। आज हम लोग आपदा प्रबंधन और ये आपदा प्रबंधन क्या होता है, मॉक ड्रिल क्या होती है, प्रथमोपचार और आपातकालीन कृति। तो बच्चों, ये फर्स्ट एड और इमरजेंसी एक्शन क्या लेना चाहिए, इसको हम लोग कक्षा 9वीं में भी सीखा था। तो प्रथमोपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रथमोपचार के लिए हमें श्वसन मार्ग बराबर है कि नहीं, श्वासोच्छ्वास बराबर हो रही है कि नहीं, रक्त अभिसरण बराबर है कि नहीं, और रोगी को हम कैसे पहुंचाए। तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं में कैसे उठाएं, उसको झूला पद्धति से या पीठ पर लेना, मानवीय बैसाखी पद्धति, खींच कर ले जाना या उठा कर ले जाना, 4 हाथों की बैठक, 2 हाथों की बैठक, या स्ट्रेचर की उसको जरूरत है, ऐसी सारी चीजें प्रथमोपचार, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन के बारे में हम लोगों ने 9वीं में सीखा था। अभिरूप और अध्ययन मॉक ड्रिल क्या है बच्चों? ये मॉक ड्रिल जो है, इसको क्या बोलते हैं हम मॉक ड्रिल को? तो मॉक ड्रिल जो होता है बच्चों, जब कोई हादसा हो जाता है तो उस स्थिति पर, आपदाओं की स्थिति पर तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का सामना करना एक साधन होता है। जैसे हम लोग कह लीजिए कि कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे भी कोरोना वैक्सीन लगाना था तो लोगों ने क्या किया, प्रशिक्षण लिया, उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस प्रकार से आपको एक्शन लेना है, किस प्रकार से काम करना है। तो आपदा निवारण के लिए, उसके निर्माण के लिए की गई जो यंत्रणा होती है, उसको देखना, उसको समझना, यही होता है मॉक ड्रिल। जैसे बच्चों, हमारे घर में आग लग जाती है तो हम आप नहीं संभल पाते कि कैसे इस पर काबू करें, लेकिन जो आग बुझाने वाले होते हैं, दमकल विभाग वाले आते हैं, तो उनको उस बारे में जानकारी रहती है कि हमें इस पर काबू कैसे पाना है, क्योंकि उनको वही ट्रेनिंग दी जाती है और वही सिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि
उनका उद्देश्य वही रहता है कि वही काम करना है कि आपदाओं को दिए गए प्रतिसादों का मूल्यमापन करना, आपदा नियंत्रण विभाग में समन्वय सुधारना, स्वयं की कार्य क्षमताओं को पहचानना, आपदाओं को तीव्र प्रतिसाद देने की क्षमता को बढ़ाना, नियोजित कृतियों की संकल्पना की जांच करना, आने वाली त्रुटियां और खतरों की संभावनाओं को भी पहचानना कि अगर हम थोड़ी सी भी हमसे गलती हो जाती है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो बच्चों, प्रथमोपचार और अभिरूप अध्ययन मॉक ड्रिल का मतलब है कि जो काम करने आप जा रहे हैं उस काम में आपकी विशेष तैयारी, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपने प्रश्नों को अचूक रूप से, सभी छोटे प्रश्न हो, बड़े प्रश्न हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, सबका आप अध्ययन करके जाते हैं, पठन पाठन करके जाते हैं। वही होता है अभिरूप अध्ययन माने मॉक ड्रिल, कि माने उस कार्य को आप करने के लिए भली भांति परिचित हैं। तो हमने प्रथमोपचार और मॉक ड्रिल, इसके बारे में हम लोग भली भांति परिचित है। इसमें हम आपको आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। बच्चों, आप सभी जानते हैं आपदाएं छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपदा तो आपदा ही होती है। चाहे वो अल्पकालिक हो, हमने पीछे पढ़ा था, कुछ आपदाएं थोड़े समय के लिए आती है, कुछ आपदाएं बड़े समय के लिए आती हैं, लेकिन उस पर मात करना महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए आपदा प्रबंधन प्रभावी और परिणामकारक होना जरूरी है। जन सहभाग, आपदा प्रबंधन का रिश्ता बहुत समीप का होता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर तो सरकार पहले पहुंचेगी नहीं, वहां पर पहले जो अगल बगल के लोग हैं, जो जन समुदाय है, जन सहभाग हैं, वही पहुंचते हैं और वही उसका प्रथमोपचार करते हैं। तो आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करना, उसके लिए योजनाएं तैयार करना, इसके लिए क्षमता प्राप्त करना ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाएं बनाना, इसके लिए क्षमता प्राप्त करना ही क्या होता है बच्चों? आपदा प्रबंधन होता है। आपदा यह एक तीव्र प्रक्रिया अर्थात दुर्घटना होती है। ऐसी आपदाओं के समय में हमें क्या करना चाहिए, स्वयं का संसाधनों तथा प्राणियों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। आपदा प्रबंधन में आपदा आने पर प्रथम उस आपदा के कारण होने वाले नुकसान किस प्रकार कम से कम हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना आवश्यक है। आपदाएं तो नियोजित नहीं होती है, बताकर नहीं होती हैं, परंतु योजनाबद्ध तरीके से हम उसका निवारण कर सकते हैं बच्चों। आपदाएं बताकर नहीं आती नियोजन के अनुसार, लेकिन हम उनका निवारण जो होते हैं योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आज सबसे पहले जान लेते हैं कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य: आपदाओं के समय मानवीय समाज में होने वाली हानि दूर करना और इनसे लोगों को मुक्त करना, ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है कि जीवन आवश्यक वस्तु आपदाग्रस्त लोगों तक उचित रूप से पहुंचकर आपदाओं की तीव्रता और आपदा के पश्चात आने वाले दुख को कम करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि आपदाग्रस्त मानवीय जीवन पुनः सुचारू रूप से शुरू करके उस प्रदेश का मानवीय जीवन पूर्व स्थिति में लाना। चौथा जो उद्देश्य है अपना बच्चों, आपदाग्रस्तों का पुनर्वसन योग्य रूप से करना। और पांचवा लास्ट है कि आपदाओं के संरक्षणात्मक उपायों का नियोजन करके भविष्य काल में ऐसी आपदाओं के दुष्परिणाम नहीं होंगे
या आपदाएं आई तो उसकी तीव्रता कम होगी, ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ये थे आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। बच्चों, आपदा छोटी हो या बड़ी हो, परेशानी सभी को होती है। आपदा प्रबंधन सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा, सूचनाओं के पृथक्करण द्वारा आपदाओं को सामना करने की क्षमता प्राप्त, समय पर वृद्धिगत करना, जैसे आपदा प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, निवारण, पुनर्वसन जैसे अंगों का विचार कर उनकी कृति करना, ये सभी व्यवस्थापन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि आपदा पूर्व प्रबंधन क्या था और आपदा आघात के बाद का प्रबंधन क्या था। उसके पूर्व का, उसके पहले का, ये दोनों में देख लेते हैं हम तुलना करके। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन ये है, और आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन है। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में इसमें किसी भी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए संपूर्ण रूप तैयार होने के लिए पूर्व तैयारी करना जरूरी है। उसके लिए प्रथम में हम क्या करते हैं, आपदाग्रस्त अथवा आपदा प्रवृत्त प्रवण भूभागों की पहचान कर लेते हैं कि जैसे कहाँ आपदा ज्यादा से ज्यादा घटित हो सकती है। जैसे समुद्र के किनारे अगर समुद्र में तूफान आने वाला है बच्चों, तो क्या किया जाता है कि जो उसके किनारे पर बसे लोग हैं उनको कुछ दिन के लिए स्थलांतरित कर दिया जाता है, माने दूसरी जगह पर ले जाके उनको रख दिया जाता है। और आपदाग्रस्त अथवा आपदा प्रवृत्त प्रवण भूभागों की पहचान कर लेना, मैप के आधार पर आपदाओं की तीव्रता और हिजार्ड्स मैप द्वारा आपदाओं की संभावना होने वाले स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेना, ये आपदा पूर्व प्रबंधन होना चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना, आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन तथा निवारण की अनुमति देना, इसके लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण, प्रसार व्यवस्था और जानकारी के स्रोत उपलब्ध कर लेना तथा अन्य लोगों को जानकारी पहुंचाना। अपघात के पश्चात का प्रबंधन, आपदा आने के बाद आपदाग्रस्तों को प्राथमिक रूप से संपूर्ण मदद करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बचे हुए स्थानिक निवासियों द्वारा ही मदद कार्यों के लिए प्राधान्य देना, आपदाओं के पश्चात बिल्कुल समय न खोते हुए एक नियंत्रण विभाग का निर्माण करना, प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण विभाग को तैयार करने पड़ते हैं। नियंत्रण विभाग द्वारा आने वाले मद्य का वर्गीकरण करना, ये मद्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करके मद्य के कार्य का निरंतर और लगातार ध्यान देना, आपदा निवारण 24 घंटे कार्यक्षम व कार्यरत रहना, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही करना चाहिए। उसका नियोजन कैसे बनाना चाहिए बच्चों, आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग वो कैसे होने चाहिए। जो भी आपदाएं आती हैं उससे कैसे निपटा जाए, तो बच्चों निपटने के लिए सभी को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है, सभी को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है और व्यवस्थापन मैनेजमेंट के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहले जो लोग फंसे रहते हैं, जहां पर भी फंसे रहते हैं, उनको जीवन को बचाना, उनको वहां से निकालना, अस्पताल पहुंचाना, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, दवा का प्रबंध करना, रहने का इंतजाम करना, इन सब पर प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्वसन बाद में आता है, जो सबसे बड़ी जटिल क्रिया है। जो लोग जहां पर बसे रहते हैं वहां से हटना नहीं चाहते हैं, तो पुनर्वसन का काम लास्ट में आता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है
उनके घर बार सब बर्बाद हुए रहते हैं, तो उनको बचाना। तो आपातकालीन नियोजन चक्र क्या है, इससे हम एक चार्ट है बच्चों, इससे देख लेते हैं। आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग, ये देखिए, आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग। पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी सबसे पहले रहती है बच्चों कि कोई आपदा घटित होने पर उसके परिणाम कम से कम कैसे होंगे, इस दिशा में नियोजन किया जाता है। कि कोई अगर घटना घटती है तो उसका परिणाम कम से कम कैसे हो, इसका ध्यान दिया जाता है। विमोचन, आपदा का लोगों और देश पर कम से कम परिणाम कैसे होगा, ऐसी कृति पर विचार किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों आप रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ता है। आप बाएं से चलो, दाएं से ओवरटेक करो, कहाँ ओवरटेक करो कहाँ नहीं करो, हर जगह रोड पर आप सिग्नल लगाए हुए दिखते हैं। कहाँ से आपको पादचारी क्रॉस करना है, कहाँ से नहीं क्रॉस करना है, किधर हैवी गाड़ियाँ जानी चाहिए, किधर छोटी गाड़ियाँ जानी चाहिए, ये सब ट्रैफिक के नियम के अंतर्गत आता है। और गाड़ी चलाने के लिए आप लाइसेंस की आवश्यकता होती है बच्चों, वो विभाग द्वारा प्रदत्त रहता है कि आप सब सीख चुके हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो सभी के बारे में नियम कानून बनाए गए हैं जिससे उसका कम से कम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़े। सुसज्जता, ऐसी योजना बनाई जाती है जिसमें सामान्य नागरिक और प्रशासन का प्रतिसाद प्राप्त हो। इसके बाद आपदा का आघात, यह घटक आपदा प्रबंधन और आपदा के भिन्न भिन्न तीव्रता के सापेक्षता की जानकारी लेता है। प्रतिसाद, दुर्घटनाओं का प्रतिसाद तुरंत देना पड़ता है। यह घटक इस चक्र में आपदाओं के घटित होने के बाद आता है। जब आपदाएं घटित हो जाती हैं तो प्रतिसाद तुरंत मिलना चाहिए। पुनरुत्थापन या आपातकालीन उपाय योजनाओं और राष्ट्रीय प्रगति, इनके मध्य का महत्वपूर्ण साधन है। पुनरुत्थापन, यह चरण राष्ट्रहित और पुनर्वसन के उपयोग के लिए किया जाता है। पूर्वतः, दुर्घटना के बाद जब जन सेवा तहस नहस होती है तब गांव या शहर का संपूर्ण रूप से पुनर्वसन करने के लिए जो समय लगता है उसे पूर्वता कहा जाता है, और यही सबसे लास्ट में आता है। तो आपातकालीन नियोजन करने में बच्चे पूर्व तैयारी होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, फिर विमोचन आता है, सुसज्जता आती है, आपदा का आघात, प्रतिसाद और पुनरुत्थापन। तो बच्चों ऐसा अगर नियोजन करके हम कोई भी काम करेंगे, जैसे आप नियोजन करके पढ़ाई करते हैं कि पहले पीरियड में हमको भाषा पढ़ना है, दूसरे पीरियड में गणित पढ़ना है, और किस दिन क्या पढ़ना है, इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है और आप परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर भी पाते हैं। इसी प्रकार से कोई भी घटना घटित होती है उसका भी नियोजन के रूप से हम उपचार करते हैं और आसानी से लोगों को जन धन उनकी जो हानि होती है उस दोनों को बचाया जा सकता है और उनको अपनी पहली स्थिति में भी आसानी से लाया जा सकता है। तो बच्चों जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसको हम टाल तो नहीं सकते। प्राकृतिक आपदाओं को टालना असंभव होता है, परंतु इस कारण होने वाली हानि व उनका परिणाम कम करना संभव होता है। लिखा है प्राकृतिक आपदाओं को टालना असंभव होता है। वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाएं, उसको आना ही आना है,
परंतु मानव निर्मित आपदाओं को टालना संभव है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपदाओं को तो आप नहीं टाल सकते हैं, लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित आपदाएं हैं, मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सी आपदाएं बच्चों? जैसे प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाते हैं अपनी साजो सज्जा के लिए, तो उसको अगर हम कम कर दें तो प्रकृति द्वारा निर्मित मानव द्वारा निर्मित आपदाओं को, जैसे एक्सीडेंट हो गया, दंगा फसाद हो गया, ये करने वाले कौन है? प्राकृतिक नहीं है, हम आप करने वाले होते हैं, तो इसको हम लोग टाल सकते हैं। आपदाएं कोई भी हो, आपदाओं में हमें आपातकाल में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है बच्चों, कि हमारे ऊपर परेशानी आई है तो हमारा पड़ोसी हमको सहयोग अवश्य करे। जैसे कोरोना काल में देखिए वैक्सीन बनी हुई है, तो अपने देश में तो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, दूसरे देशों के जो नहीं बना पा रहे हैं उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। तो मानवता के आधार पर उनको भी वैक्सीन दी जा रही है कि हम तो बचे, दूसरे लोग भी बचे रहे। तो बच्चों, आपदाएं टाली नहीं जा सकती हैं, लेकिन उससे होने वाली जनधन की जो हानि है, जो परिणाम है, उसको हम कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में होता है। उसके कम करने के लिए जो नियोजन है उसके अनुसार हम काम करेंगे तो हमको भी परेशानी नहीं होगी और दूसरे को अच्छी सहायता मिल सकती है। लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उसको हम टाल सकते हैं, और आपातकाल के समय में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बच्चों। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संरचना। आपदा प्रबंधन संदर्भ में प्रशासकीय स्तर पर प्राधिकरण की संरचना किस प्रकार से होती है, उसका मुखिया कौन होता है, जो प्लानिंग बनती है उसका कार्यान्वयन माने जहां पर जमीनी स्तर पर कैसे किया जाता है। इसके लिए हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून बनाए गए हैं और उसको लागू किया गया है। ये आपदा प्रबंधन कानून 2005। देखिए, आपदा प्रबंधन संदर्भ में प्रशासकीय स्तर पर प्राधिकरण की संरचना की है। राष्ट्रीय स्तर से गांव स्तर तक आपदाएं प्रबंधन, अंतर्गत नियंत्रण तथा निवारण का कार्य कैसे चलता, यह निम्न प्रवाह सारणी में दर्शाया है। हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून 2005 से लागू किया है। ये देखिए, संरचना इस प्रकार से होती है बच्चों। तो राष्ट्रीय, देखिए, सावधानी की चेतावनी देने वाले संस्थान हैं। ये सावधानी देने वाले संस्थान हैं। चेतावनी, वार्निंग कि ये समस्याएं आ सकती हैं। अन्य सामाजिक या निजी संस्थाएं भी हैं। ये लोग करते क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है, पंत प्रधान माने प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, वहां का जो सर्वा राज्य का होता है मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला अधिकारी जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और उसके नीचे तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष तहसीलदार होता है। और इसके अंदर गांव स्तर की समिति का अध्यक्ष क्या होता है? सरपंच होता है। और उसके नीचे आती आम जनता। और
आपदाग्रस्त भागों में प्रत्यक्ष रूप से छुटकारा, रक्षा और मदद कार्य करने वाली संरचनाएं है इस प्रकार से कि ऊपरी स्तर से नीचे स्तर पर आता है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सुरक्षा पहुंचाते हैं बच्चों। तो सब जो सर्वे सर्वा होता है इसका पंत प्रधान होता है। नीचे के सभी लोग, जैसे गांव में कुछ हो गया, आग लग गई, तो सबसे पहले गांव का सरपंच की जानकारी होती है। आम जनता मिल करके उसकी रक्षा लोगों को की जाती है। उसके ऊपर तहसील होती है, तो उसका प्रबंधन का सर्वे सर्वा तहसीलदार होता है, उसकी जानकारी होती है। तहसीलदार जिलाधिकारी को सूचित करता है। जिलाधिकारी सुरक्षा लेते हुए, काम करते हुए अपने ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या हो रहा है, कैसे प्रबंधन चल रहा है, ये सारी चीजें वो प्रधानमंत्री को सूचित करता है। इस प्रकार से क्रम तालमेल से बड़ी जो आपदाएं होती हैं उसका निवारण किया जा सकता है। ये कैसे कैसे होता है बच्चों? जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण जो होता है, ये देखिए क्रम है, इसी क्रम से कार्य होता है डिजास्टर का। सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री जो चेतावनी सावधानी देने वाले हैं वो पंत प्रधान मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तहसीलदार, और तहसीलदार जो होता है गांव स्तर की जो समिति होती है, सरपंच होता है, उससे जुड़ी हुई आम जनता, उनको राहत कैसे मिले, सब लोग मिल करके कार्य करते हैं। तो आपदा प्रबंधन कानून 2005 ये लागू है बच्चों। आगे हम देखते हैं जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण क्या है। जिला स्तर आपदा प्रबंधन और आपदा निवारण योजनाओं की परिपूर्णता के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होते हैं। समन्वयक हो तो योग्य निर्देश देना, कार्यान्वयन तथा उनसे प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट लेते रहना, नियंत्रण रखना, ऐसे सभी कार्यों के लिए उचित नियोजन करने का कार्य वे करते हैं। प्रत्येक जिले की प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए उचित योजनाएं बनाकर राज्य स्तर पर उन्हें अनुमोदित कराना, ये जिम्मेदारियां जिलाधिकारी की होती है कि हमारे जिले में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। जिला निहाय आपदा नियंत्रण कक्ष। बच्चों, आपदाओं के आघात पश्चात अथवा इनकी पूर्व सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। आपदाओं संबंधी विविध समिता जानकारी और अतिरिक्त मदद के लिए और निरंतर जांच करने के लिए केंद्र राज्य के विभिन्न घटकों से, जैसे भूसेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, यातायात, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं। जिले के स्वयंसेवक संगठन को एकत्रित कर आपदा निवारण कार्यों में उनका उपयोग करना, ये जिम्मेदारी नियंत्रण कक्ष की होती है। ये सारी जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं बच्चों? ये सारी जानकारी हम घर बैठे आपदा प्रबंधन कार्य करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्य संबंधी अधिक जानकारी हम यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट के द्वारा, एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
इन सब के द्वारा हम जानकारी ले सकते हैं। कौन क्या करता है बच्चों, कौन क्या करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की स्थापना आपदा प्रबंधक कानून 2005 के अनुसार हुआ है। इस दल का विभाग सैन्य दल में कार्यरत हैं। संपूर्ण देश में 12 विभाग कार्यरत हैं। कितने विभाग हैं बच्चों? 12। ये देखिए, संपूर्ण देश में इसका सर्वा सैन्य विभाग होता है। इनका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित होकर हर राज्य में सैन्य दल के माध्यम से ये कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय आरक्षित दल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल का कार्य शुरू है। इस दल के जवानों ने देश में आने वाले तूफान, कगार ढहना, इमारत गिरना जैसे अनेक आपदाओं का निवारण और रक्षा करने का बड़ा कार्य किया है। तो प्रबंधक कानून, आपदा प्रबंधक कानून कितने में बनाया गया था बच्चों? 2005 में। इस दल के विभाग सैन्य दल में कार्यरत हैं। संपूर्ण देश में 12 विभाग कार्यरत हैं। इनका मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और हर राज्य में सैन्य दल के माध्यम से कार्यरत हैं। तो प्रथमोपचार और मॉक ड्रिल के बारे में तो हमने आपको पहले से ही बता दिया था। प्रथमोपचार कैसे हम करते हैं बच्चों? सभी का कर्तव्य होता है, जो लोग को कष्ट हो उनकी सहायता करना हमारी जिम्मेदारी होती है, मानवता होती है कि हम उनको कष्ट से बचाएं। उनको क्या करें? कष्ट से बचाएं। तो हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के बारे में सीखा इस वीडियो में बच्चों थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना चाहिए। आप स्कूल में आते जाते हैं, सीढ़ियों पर से आते जाते हैं, तो लाइन से आए जाएं। और कोई भी आपदा अगर घटित होती है तो आपको डायरी दी जाती है, उसमें पुलिस नंबर रहता है, 100 नंबर रहता है। आग लग जाती है तो 101 नंबर रहता है। आपदा नियंत्रण कक्ष है तो 108 नंबर रहता है। या एम्बुलेंस बुलाना है तो 102 नंबर आप डायल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। रास्ता पार करते समय आप अपने दाएं बाएं अवश्य देखें। गाड़ियां नहीं आ रही हैं ये निश्चित कर लें, तभी रास्ता क्रॉस करें। अगर कोई वस्तु, लावारिस वस्तु जिसका कोई मालिक न हो, अगर पड़ी हुई है तो उसको आप न छुएं, पुलिस को सूचना दें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बच्चों जाने से बचें। और आज के जो भावी नागरिक हैं, वो भावी विद्यार्थी हैं, वही देश के नागरिक बन सकते हैं। तो बच्चों हमें नियम का पालन करना चाहिए। नियम का पालन करते हुए साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यसन मुक्त होना चाहिए। हमें तंबाकू, गुटखा, शराब, मद्य सेवन ये सब नहीं करना चाहिए। सुदृढ़ सक्षम स्वास्थ्य यही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों नियम का पालन करना अपना एक उद्देश्य बनाइए, तो आप बड़ी से बड़ी आपदाओं से बच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आपदा के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा बच्चों? आपदा प्रबंधन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।